और आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत। 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल भारत की आज़ादी के बाद के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय दिल्ली सरकार के सहयोग से आज नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संविधान हत्या दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माय भारत के स्वयंसेवकों द्वारा निकाली जा रही लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और आपातकाल से मिले सबक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश में यात्रा करेगी। इसके साथ ही संस्कृति मंत्रालय हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 50 प्रमुख स्थानों पर लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के शुभारंभ का समन्वय भी कर रहा है, जो आने वाले सप्ताह में जनता के लिए खुली रहेगी। और प्रधानमंत्री संग्रहालय में आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के शासनकाल में आपातकाल को लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया। आज का दिन इस संगोष्ठी के लिए सबसे उचित दिन है, क्योंकि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। गृहमंत्री ने आगे कहा कि देश की जनता ने तानाशाही को स्वीकार नहीं किया है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। और ये लड़ाई क्यों जीते? वो जीतने का मूल कारण है कि हमारे देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का उद्भव ही तो हमारे देश के अंदर हुआ है। एक प्रकार से भारत लोकतंत्र की जननी माना जाता है। लोकतंत्र हमारे यहां सिर्फ संविधान का स्पिरिट नहीं है, संविधान का स्पिरिट तो है ही, परंतु संविधान निर्माताओं ने जनता के स्पिरिट को संविधान के अंदर शब्दों में व्याख्यायित करने का काम किया है। वहीं भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोपकर देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में तानाशाही सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए
लाखों समर्पित स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सच्चाई को हर गांव, हर गली और हर घर तक पहुंचाया था। आपाल की इन्हीं कहानियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संघर्ष और अनसुनी घटनाओं को पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड ए लीडर में शब्दों में पिरोया है। 25 जून 1975 की वो रात जब भारत का लोकतंत्र सिहर उठा था। इस दिन संविधान को कुचला गया, अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया गया और लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ा गया। आधी रात को रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो आइए देखते हैं आपातकाल से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। आजादी के 25 साल बाद ही देश में जो कुछ हुआ उसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे एक लोकतांत्रिक देश की संसद में कोई दल और नेता अपनी मजबूती और महत्वाकांक्षा का बेजा इस्तेमाल कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान को तहस नहस कर सकता है। इसकी सबसे अनूठी मिसाल है आपातकाल यानी इमरजेंसी, जिसे इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 25 जून की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत से अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में लागू करवा दिया, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और संविधान के अपने हिसाब से बदलने की पूरी कोशिश की गई। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। आपातकाल की शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को भी छीन लिया गया। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों PTI, UNI, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों और जजों को भी नहीं बख्शा गया। आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। सरकारी अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुईं। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राज नारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया।
24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थीं, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थीं। वहीं उस वक्त देश भर में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी। पूरा विपक्ष सड़कों पर था और इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांग रहा था। इस सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय ने उनके प्रधानमंत्री बने रहने की उम्मीद को खत्म कर दिया और फिर सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया, जो भारतीय लोकतंत्र में एक काले धब्बे के समान है। 25 जून की आधी रात से लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक तानाशाही रवैया था, जिसने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए 1977 में चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और नया सवेरा में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से 50 साल पहले इस देश पर थोपी गई इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र और संविधान पर एक कलंक की तरह है। उस इमरजेंसी की भयानक यादें आज भी इस देश के लोग भूले नहीं हैं। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर डीडी न्यूज आपके लिए एक खास सीरीज लेकर आया है, इमरजेंसी एट 50। आज इस खास सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वयंसेवक के रूप में किस तरह से इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ अभियान चलाया था। जून 1975 देश में सूर्य का उजाला नहीं बल्कि आपातकाल का स्याह अंधेरा फैला हुआ था। पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। 4 जुलाई आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सभाएं और रैलियां जोर पकड़ने लगी। तब संघ का एक युवा प्रचारक इन सभाओं और रैलियों के आयोजन में बड़ी भूमिका निभा रहा था। वो युवा थे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम कुछ लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में। नरेंद्र भाई थे, देशमुख जी थे, शंकर सिंह वाघेला थे और मैं था। पांचों को इस ऐसी जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि भाई आप लोगों को बाहर रहना है और हमें ये साहित्य का, संगठन का, संघर्ष का, सत्याग्रह का ये सब काम करना है। दुर्भाग्य से मैं सबसे पहले पकड़ा गया। कुछ महीने के बाद शंकर सिंह गए, बाकी रहे देशमुख जी और नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई कभी भी उनकी किसी पुलिस में आए नहीं। युवा नरेंद्र मोदी ने जिस कुशलता और सटीकता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उसे देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बनी लोक संघर्ष समिति में उन्हें जनरल सेक्रेटरी की भूमिका सौंपी गई थी। युवा नरेंद्र मोदी का काम आपातकाल थोपने के इस निरंकुश कदम के विरोध में जनमानस को तैयार करना था।
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वो था भूगर्भ पत्रिका का संपादन, प्रिंटिंग और वितरण। आपातकाल विरोधी सामग्री का वितरण करना है राजस्थान भर में, और वो आएगी गुजरात से। जब मैं अहमदाबाद सामग्री लेने गया, जब जो हमारे सह प्रधान प्रचारक थे, उन्होंने कहा मोदी जी ये अपने प्रचारक हैं, इनके पास जाओ, ये आपको सामग्री देंगे। तो भूमिगत होकर पूरे देश की सामग्री का मुद्रण माननीय मोदी जी कराते थे अहमदाबाद में, और सारी मुद्रित सामग्री में राजस्थान के विभिन्न कोनों में बांटता। पुलिस हर जगह नरेंद्र मोदी की तलाश में छापे मार रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी वेश बदलने में निपुण थे। कभी साधु तो कभी सरदार बनकर अपना काम करते रहे। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को बटुक भाई बना लिया। यही वजह रही कि पूरी इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी पुलिस के हाथ नहीं आए। मैं घर पे बैठा था तो एक आदमी आया, उसने मुझे ये बोला कि आपको कोई सरदार जी मिलने आए हैं और आरएसएस के शाखा कार्यालय पे खड़े हैं। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आप सरदार जी के बेस में और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। तो उसने जो आरएसएस की जो शाखा में जो प्रार्थना गाते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो पूरी प्रार्थना उन्होंने मुझे गा के सुनाई। और उन्होंने फिर बोला कि मैं सिरूमल भाई के परिवार को मिलने आया हूँ, क्योंकि सिरूमल भाई जो हमारे शाखा कार्यवाहक थे वो जूनागढ़ जेल में थे। आपातकाल में लाखों संघ कार्यकर्ता जेलों में बंद थे और बाहर उनका परिवार आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। कई परिवारों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय। राष्ट्र निर्माण का एक और यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन इमरजेंसी की आग में तपकर कुंदन बने नरेंद्र मोदी जैसे हजारों देशभक्तों को चैन कहां था। वे फिर निकल पड़े नई जिम्मेदारियां लिए, फिर निकल पड़े नई राह पर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की ओर। वही राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने और सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के साथ ही उस संविधान को ही पूरी तरह से बदल डालने की कोशिश की जो भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा किया गया संविधान संशोधन भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन है। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन किया गया, जिसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, उसकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपातकाल और इसको लागू करने को लेकर भारतीय संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल की चर्चा की गई है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। आपातकाल में संविधान में शामिल आपातकालीन शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल लागू करने के बाद संविधान में ऐसे संशोधनों का दौर शुरू हो गया जिन्होंने भारतीय गणतंत्र की आत्मा को ही बदल कर रख दिया। आपातकाल को समय की जरूरत बताते हुए इंदिरा गांधी ने उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किए। जुलाई 1975 में 38वें संविधान संशोधन के जरिए न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया।
2 महीने बाद ही किए गए 39वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संशोधन के जरिए एक प्रकार से पूरे संविधान का पुनरीक्षण किया गया और संविधान में बहुत से मूलभूत बदलाव कर दिए गए। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना। इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से बौना कर दिया था। विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थीं। अब केंद्र सरकार को यह भी शक्ति थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती थी। साथ ही राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया। 42वें संशोधन के जरिए ये प्रावधान किया गया कि संसद से किए गए संविधान संशोधनों को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की गई। हालांकि इससे पहले ही 43वें संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनके अधिकार वापस दिलाए गए। इसके बाद संविधान का 44वां संशोधन हुआ। ये संशोधन 42वें संविधान संशोधन से जो क्षति संविधान की हुई थी उसे ठीक करने की कोशिश थी। 44वें संशोधन से 42वें संशोधन के जरिए संविधान में किए गए बदलावों को रद्द करते हुए संविधान को फिर से अपने मूल रूप में लाया गया। हालांकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संशोधन ने संविधान में कई ऐसे बदलाव किए जिससे 1975 के आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। पहले अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति जैसी परिस्थितियों का होना जरूरी था। लेकिन 44वें संशोधन में अनुच्छेद 352 में से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। सिर्फ आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है। 42वें संशोधन के जरिए आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 44वें संशोधन से ये बंधन हटा लिया गया। अब आपातकाल लगाने के सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करेंगे, जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसके लिए मंजूरी लेना जरूरी बनाया गया। इसे लागू रखने के लिए हर 6 महीने के बाद संसद से मंजूरी आवश्यक होगी। लोकसभा के कार्यकाल को दोबारा 5 साल कर दिया गया। 38वां संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 123 में खंड 4 जोड़कर अध्यादेश के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप को रोक दिया। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन के जरिए इस बदलाव को उलट दिया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी अनुच्छेद 368 में भी बदलाव कर चुकी थीं, ताकि संविधान में किए गए बदलाव की न्यायिक समीक्षा न की जा सके। आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना 53 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया था। ये एक प्रकार से संविधान का पुनरीक्षण था। हालांकि बाद में सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जो बिगड़ा हुआ था उसे सुधारने की भरपूर कोशिश की। तो ये थी आपातकाल से जुड़ी हुई